कहानी के ऊपर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगती हैं, कहीं बुरी लगती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसको खुद सुनाने में मुझे अच्छा लगता है, और उन्हीं में से आज की कहानी है। एक चोरी कहें या डकैती कहें, एक ऐसी कहानी है ये जिसकी साजिश से लेकर जिसके अंजाम तक हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया है। इस कहानी ने पंजाब पुलिस का भी सर चकरा दिया था। कहते हैं कि वो जुर्म सबसे पेचीदा जुर्म होता है जो फर्स्ट टाइमर करते हैं, मतलब जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, पुलिस में उनका कोई नाम नहीं, किसी पुराने क्राइम में उनका कोई कभी नाम आया नहीं। तो ऐसे फर्स्ट टाइमर जो पहली बार जुर्म करते हैं, उन तक पहुंचना, उन्हें ढूंढना, उन्हें पकड़ना, किसी भी पुलिस अफसर से आप पूछिए, कहते हैं सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये कोई ख़ास पैटर्न पे क्राइम करते हैं, उन तक पहुंचना पुराने केसेस से हिस्ट्री निकाल कर आसान होता है, लेकिन नए मुजरिमों की नई जुर्म को पकड़ना वाकई एक चैलेंजिंग काम होता है। कहानी लुधियाना के पास रहने वाली मोना की है। मोना का वैसे पूरा नाम मनदीप कौर है। मनदीप कौर एक ठीक ठाक परिवार से, उसके 2 भाई, माता पिता, दिखने में खूबसूरत, लेकिन शुरुआत से ही वो बहुत पैसे बहुत कम वक्त में कमाना चाहती थी, और इसीलिए वो शुरू से ही गलत रास्ते पर चली और हमेशा कुछ सोचती थी कि कैसे जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए। थोड़ा वक्त बीता, इसी दौरान एक लड़के के खिलाफ उसने यौन शोषण यानी रेप का इल्ज़ाम लगाया। अब इसके बाद पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा, मामला कोर्ट में गया। अब मोना का कोर्ट आना जाना शुरू हो गया। वो लगातार लुधियाना के कोर्ट जाती पेशी पर, फिर आती। अब आपको मालूम है कि एक बार कोर्ट में पेशी पे जाने में आराम से आपका आधा दिन निकल जाता है, तो लगभग कई महीनों तक वो कई घंटे अदालत के अंदर बिताती। अदालत में आने जाने के दौरान उसकी बहुत सारी वकीलों से दोस्ती हुई। उसने अदालती कामकाज को समझा, लोगों से मिली जुली, हर तरह के क्रिमिनल से उसका सामना हुआ। उसी अदालत परिसर में कोर्ट के एक ATM मशीन भी हुआ करती थी, वकीलों के लिए, अदालत में जो लोग काम करते हैं उनके लिए। तो उस ATM मशीन में अक्सर जो वैन है, कैश डिलीवरी वाली वैन, CMS कंपनी जिसको सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया था, वो वैन वहाँ आती और उसमें ATM में पैसे डालती। जो वैन में पैसे डालने के लिए वहाँ आता, CMS कंपनी का एक मुलाजिम, उसका नाम था मनजिंदर सिंह, उसे प्यार से और मनी भी लोग कहते थे। तो पैसे का काम भी करता था और उसका एलियस भी मनी। तो वो अक्सर कोर्ट आता और उसी ATM मशीन में पैसे डालता। कई बार मोना को भी पैसे की ज़रूरत हुई, उसी ने ATM मशीन का इस्तेमाल किया। अब चूंकि कोर्ट आना जाना लगातार था, घंटों बिताती, तो कई बार उसने देखा कि एक गाड़ी आती है, वैन, उससे पैसे ATM में डलते हैं, और उसमें एक शख्स है जिसका नाम है मनी। शुरुआती बातचीत हुई, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। अब धीरे धीरे मनजिंदर जो है, यानी कि मोना, वो अब पूछताछ करने लगी कि ये बताओ कि ये पैसे कैसे डलते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, चूँकि दोस्ती थी, सब चल रही थी। इधर लगातार कोर्ट में आने जाने की वजह से अब ये हो गया कि मोना के पूरे घर वाले, मोहल्ले वाले, वो सब पूछते थे कि आपकी बेटी क्या करती है। तो उसे वकालत के बारे में इतनी जानकारी हो गई थी कि वो सबको यही बताती थी कि मैं एक वकील हूँ, लॉयर हूँ। अब हर एक को यही जानता था कि मोना एक वकील है। कोर्ट आना जाना है, इधर ATM मशीन का वो मुलाजिम मनी भी आ रहा है। अब दोनों में दोस्ती हो गई, बातचीत चल रही है। इसी दौरान, इसी फरवरी में, एक शख्स से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम है जसविंदर सिंह, मोना की। जसविंदर सिंह किसी बार में एक मॉकटेल बनाने का काम करता था। दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में, और दोनों ने फरवरी में शादी कर ली। अब मोना और जसविंदर, ये दोनों पति पत्नी। इधर कोर्ट में वो रेप वाला केस चल रहा है, वो लगातार कोर्ट में आ रही है। इधर ATM मशीन से पैसे लगातार कोर्ट में आ रहे हैं, और उस चक्कर में मनी से मुलाकात हो रही है। अब उसने मनी से पूरे ATM सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी शुरू की। हर छोटी छोटी चीज़ जब पूछना शुरू किया तो एक दिन मनी ने मजाक में कहा कि तू इतनी जानकारी ले रही, क्या तुझे बैंक लूटने का इरादा है? तो उसने कहा बहुत मुमकिन है, हो सकता है लूट लूँ। उसे लगा मजाक है, लेकिन मोना का ये मजाक नहीं था। अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने पता किया कि ATM मशीन में जो पैसे आते हैं CMS की गाड़ी से, उस CMS की गाड़ी में पैसे कहाँ रखे जाते हैं, वो कौन सी जगह है, और वहाँ पे कितने पैसे होते हैं। अब आपको पता है कि जितने भी आपके शहर इलाके में जो ATM मशीन होती है, वहाँ अलग अलग, कहीं पर डे आती है, कहीं 2 दिन में, 3 दिन में। तो एक गाड़ी आती है और ATM मशीन में वो पैसे ट्रांसफ़र करती है, और उतनी देर तक कोई ATM मशीन यूज़ नहीं कर सकता, करीब आधा घंटा 45 मिनट लगता है।
तो उसने जब पता करना शुरू किया तो उसको पता चला कि लुधियाना में एक जगह है जहाँ CMS कंपनी का ऑफिस है और वहाँ सारे पैसे इकट्ठे होते हैं और फिर उन पैसों को अलग अलग इस CMS की गाड़ियों में शहर के अलग अलग इलाकों में भेजा जाता था कि वो ATM मशीन में पैसे डाल सकें। अब चूंकि मनी उसी CMS का एम्प्लॉय था, उसे पता था। एक दिन मोना ने उससे कहा कि कब तक यूं ही ज़िंदगी जिएगा नौकरी करके, कुछ बड़ा करते हैं। उसने कहा क्या? तब उसने कहा क्यों ना एक जहाँ पे ये सारे पैसे इकट्ठे होते हैं उसे लूटा जाए। पहले तो उसने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर उसने कहा नहीं, ये आसानी से कर सकते हैं, तो सिर्फ अंदर खाने की खबर दे। मनी को भी लालच आया, वो तैयार हो गया। उसने कहा लेकिन कैसे, इसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मोना और मनी तैयार है। इसके बाद मोना ने अपने पति जसविंदर को तैयार किया, उसे भी पैसे की ज़रूरत थी। फिर उसने अपने एक भाई को तैयार किया, वो भी तैयार हो गया। इसके बाद अब जसविंदर और मनी ने अपने अलग अलग 2-3 लोगों को तैयार किया। धीरे धीरे 10 लोगों की एक टीम बन गई। अब 10 लोगों की जब टीम बन गई तो ये हुआ कि कैसे डाका डालना है। इसके लिए लगातार करीब 4 महीने तक मीटिंग हुई। हर मीटिंग वीक में एक दिन अलग अलग लोकेशन पे होती ताकि कभी एक साथ कहीं पकड़े ना जाए। बिल्कुल मनी हाई। मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग अलग अलग जगहों पर। अब छोटी से छोटी डिटेल मीटिंग के दौरान शेयर की जाती। एडवांटेज ये था मोना को कि एक बंदा उसी CMS की कंपनी में काम करता है, यानी मनी। तो जब सारी चीज़ें हो गई, कैसे चोरी करनी है, कितने लोग होंगे, 2-5-5 की टीम को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। लेकिन उस दिन चोरी की जाए जिस दिन उस कंपनी में जहाँ से ये सारे पैसे अलग अलग गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे। तब जो डिटेल निकल कर आई वो ये कि आमतौर पर सैटरडे और संडे ये 2 वो दिन होते हैं जब ATM मशीन में पैसे नहीं डाले जाते। ATM मशीन में पैसे डाले जाते हैं फ्राइडे को सबसे ज़्यादा, आम दिनों के मुकाबले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के मुकाबले। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे मालूम है कि अब 2 दिन तो डालने आएंगे नहीं, तो जितने भी सैटरडे संडे भी लोग निकालें उसके हिसाब से आप फ्राइडे को डाल दो, तो उस हिसाब से पैसे ज़्यादा होते हैं फ्राइडे को। तो ये तय हुआ कि रॉबरी फ्राइडे की नाइट को करेंगे, थर्सडे और फ्राइडे की नाइट। अब सिर्फ इंतज़ार था कि कब सबसे ज़्यादा पैसे हैं। जिस दिन मनी इशारा करेगा उस दिन चोरी होगी। अच्छा, जब भी ये लोग मीटिंग करते तो सब कुछ ये होता कि अगर ये चोरी कामयाब हो गई तो सब उसी वक्त पैसे बंटवारे होंगे, सब अलग अलग जाएंगे और जो पहला काम करेंगे वो सब, कुछ को हरिद्वार जाना था, कुछ को हेमकुंड साहब जाना था, सब मतलब तीर्थ वाली जगह पे जाएंगे ताकि तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें और साथ ही माफ़ी भी मांगे। दोनों चीज़ें थी कि हमने चोरी की। मीटिंग हो गई। अचानक एक दिन मनी ने खबर दी कि 9 और 10 जून की रात सबसे आइडियल टाइम है, इसलिए कि उस दिन वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे होंगे। करीब 11 करोड़ रुपए होने की बात थी। बात तय हो गई। अब इसके बाद 10 लोगों की टीम वहाँ पहुँचती है। जाने के बाद 2 अंदर से जाते हैं, 8 पीछे से। और कमाल की बात यह है कि इनमें से एक के पास चाकू के अलावा बाकी किसी के पास हथियार नहीं था। मनी जो कि अंदर की सारी चीज़ें जानता था, वो वहाँ जाकर जितने भी सिक्योरिटी डिवाइस थे उन सबको बंद कर देता है, जो CCTV कैमरे हैं उनको भी बंद कर देता है, और जो गनर और गार्ड थे उसे ये भी पता है कि रात में उस दिन कितने की ड्यूटी है। कम लोग थे तो उन पर ये लोग काबू पा लेते हैं। उन सबको एक अलग रूम में बंद कर देते हैं। फिर वॉल्ट रूम में जाते हैं जहाँ पैसे थे, वहाँ लोग गिन रहे थे पैसे, उनको अलग बंद कर देते हैं। फिर उन सारे पैसों को 3 बैग में भरते हैं और भरने के बाद वहीं की एक CMS वैन उसको उठाते हैं और उसके बाद उसमें सवार होते हैं। ये लोग रात करीब 2 बजे के आसपास पहुँचे और सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारा कुछ कर डाला। पैसे लेकर अब 10 लोग वहाँ से निकल लेते हैं। इन्हें अभी ये भी पता नहीं कि इन्होंने कितने पैसे लूटे। 2 बजे एंटर किए, 3 के आसपास निकल गए, लेकिन पुलिस के पास खबर जाती है सुबह 7 बजे, क्योंकि अगले 3-4 घंटे एक तो वो बंद, फिर उन्हें पता भी नहीं। जब मॉर्निंग में बाकी लोग आते हैं फिर उनके मेन बॉस को फ़ोन किया जाता है, भगदड़ मच जाती है, सब लोग आते हैं। अब पुलिस को बताया जाता है, पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। शुरू में कहा गया 4 करोड़, फिर कहा गया 5 करोड़, फिर 6 करोड़। आखिर में उस 10 तारीख की शाम तक गिनते गिनते पता चला कि टोटल 8 करोड़ एंड 49 लाख यानी कि 8.5 करोड़ रुपए के करीब लूट कर ले गए CMS के उस ऑफिस से। अब इतनी बड़ी रकम, शहर के कमिश्नर की भी हवा ख़राब। वो खुद मौके पर पहुँचे, जांच हुई, वहाँ देखा तो पता चला कि यहाँ तो सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे इतने करोड़ों रुपए रखे हों,
तो वहाँ कुछ तो इंतज़ाम हो। इंतज़ाम के नाम पे लचर। गुस्सा भी आया पुलिस वालों को, लेकिन पहले तो ये था कि चोर को पकड़े। अब तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने उस रात उस एरिया के जो जितने भी सेलफोन एक्टिव थे, ताकि बाहर के कुछ लोगों के नंबर हों तो पकड़ में आसानी आ जाए, उनको ढूंढे। हैरत की बात यह थी कि उस रात जितने भी कॉल डिटेल खंगाले गए, कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि इन 10 के 10 ने पहले से तय कर रखा था कि कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। अब इनका फ़ोन यूज़ हुआ नहीं, पुलिस तलाशी इधर उधर ले रही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लुधियाना से बाहर एक जगह पर इनको CMS की वो वैन लावारिस पड़ी मिलती है, अंदर कोई पैसे नहीं। अब उस वैन जहाँ पे मिली वहाँ पे पुलिस ने फिर वहाँ के भी सारे कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए कि यहाँ पे कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे, और वहाँ से एक नंबर मिला। उस नंबर के थ्रू पुलिस वहाँ से थोड़ी दूर एक गांव में पहुँची। जिसका वो नंबर था उसके घर पे दबिश डाली। उस बंदे से पूछताछ हुई, उसको पकड़ा, उसके पास से कुछ पैसे भी मिले, लेकिन आगे वो कुछ बता नहीं रहा और उससे कुछ कह रहा मुझे पता नहीं है, मुझे तो किसी और ने काम दिया था। उसकी निशानदेही पे 2 और को पकड़ा गया, उसके पास से भी पैसे मिले, लेकिन असली कौन है और बाकी इनके पास से उतने पैसे नहीं मिले, बाकी रकम कहाँ है, पुलिस अंधेरे में। सारी टीम लगा दी गई। इसी दौरान में हुआ ये कि इस बैंक रॉबरी के 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ऐसे क्राइम के बाद सोशल मीडिया पे भी बहुत नज़र रखती है। एक जगह एक सोशल मीडिया में पुलिस ने देखा कि एक नौजवान 500 की गड्डी के साथ रील बना रहा और उसको उसने पोस्ट कर दिया। करीब 8.5 करोड़ की रॉबरी हुई है। उसके 48 घंटे के अंदर एक लड़का रील बना रहा है, वो भी 500 के नोटों की गड्डियों के साथ। पुलिस को लगा ये मामला क्या है। फिर ये अब तक की तफ्तीश में पुलिस को लग गया था कि बिना किसी भेदिए के ये लूट नहीं हो सकती, यानी CMS का कोई एम्प्लॉई शामिल है। अब सारे लोगों को बुलाया गया जिन जिन की ड्यूटी थी, लेकिन उसमें मनी नहीं आया। जब मनी नहीं आया तो फिर कंपनी को भी शक हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि ये बंदा है। अब पुलिस ढूंढते ढूंढते मनी के घर पहुंच गई। मनी के घर पहुंची तो वो मिला। उसने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं आया। लेकिन पुलिस ने अब तलाशी लेनी शुरू की। उसके घर के अलग अलग जगहों से पुलिस को 1 करोड़ रुपये मिले और वो उसी कंपनी के थे। अब ये साबित हो गया। अब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। फिर उसने बताया और भी पैसे हैं। उसने अपने घर के सेप्टिक टैंक में प्लास्टिक में लपेट लपेट कर गड्डियों को फेंक रखा था। जो पहले 3 लड़के पकड़ाए थे उनके घर की नालियों में उन्होंने पैसे प्लास्टिक में लपेट कर फेंक रखा था। पुलिस वालों को बेचारे सीवर और सेप्टिक टैंक में उतरना पड़ा। नोटों को निकाल निकाल कर धो धो कर सुखाते हुए तस्वीरें हैं। खैर अब जब मनी हाथ आया तो फिर पता चला कि मास्टरमाइंड कौन है। और मनी ने शिनाख्त की जो रील है, जो 500 की गड्डियाँ बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पे डाल के अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मोना का भाई है जो इस रॉबरी में शामिल था। अब पुलिस उसके भाई तक पहुंची। भाई से पहुंची तो भाई को गिरफ्तार किया। उसके पास से भी पैसे मिले। अब चूंकि मोना का नाम आ गया था, मनी ने सारी कहानी उगल दी। तब मोना के घर पे भी पहुंची। वहाँ की तलाशी ली तो कुछ पैसे मिले, लेकिन लगा कम है। घर के बाहर खड़ी हुई थी एक स्कूटी। जब स्कूटी की डिग्गी और बाकी चीज़ें खोली, उसी में से लाखों रुपए मिल गए। वो सब छुपा कर गई थी। अब धीरे धीरे करके एक एक तो सब हाथ आ गए, लेकिन मास्टरमाइंड मोना और उसका पति जसविंदर सिंह दोनों फरार। पुलिस ने सारे फ़ोन इन दोनों के और घर के जो है वो सर्विलांस पे लगा दिया कि कभी तो कॉल आएगा। इधर पूछा कि तीर्थ स्थान पे जाना है, शर्त थी तो कहाँ जा सकते हैं, पर उनको ये था कि किसी ने किसी को बताया नहीं था कहाँ कहाँ जाना है, ताकि ये भी अंदाज़ा था कि शायद पकड़े जाएं तो दूसरे का राज न खोल दें। अब बड़ी मुश्किल पुलिस के लिए, क्या करें इन दोनों को पकड़ने के लिए। पुलिस ने घर के नंबर सर्विलांस पे लगा रखे और बस अब इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक चौथे दिन यानी कि 14 जून को मोना की माँ के घर की फ़ोन की घंटी बजी। पुलिस फ़ोन को सुन रही थी। दूसरी तरफ मोना थी। उसने अपनी माँ को बताया कि मैं हेमकुंड साहब आई हुई है उत्तराखंड, तो यहाँ दर्शन करने आई हूँ, बाकी सब ठीक ठाक है। जैसे ही पुलिस ने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, पुलिस की एक टीम फ़ौरन उत्तराखंड रवाना। अब उत्तराखंड जाने के बाद वो सबसे पहले गए जो केदारनाथ और ये दर्शन के लिए चौपर चलती है वहाँ स्पेशल। कितने पैसे हैं इनके पास कि कहाँ बाई रोड और इसमें जाएंगे, चौपर बुक क्या होगा। पता चला नहीं, इस नाम का कोई बुकिंग ही नहीं है। अब बाई रोड पुलिस पहुंची। अब हेमकुंड साहब में ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ सैकड़ों श्रद्धालु, और कैसे पहचानें उस भीड़ में और कैसे पकड़ें। पुलिस के लिए भी बड़ी मुश्किल काम, क्या करें। तब तक चूँकि ये लोग पहुँचे थे तो कहीं ना कहीं होटल और इसमें ठहरे होंगे, तो
उधर उत्तराखंड पुलिस की मदद से अलग अलग लोकेशन से भी कि कौन कौन यहाँ ठहरा किस किस नाम से। एक होटल से एक अहम क्लू मिला, वो ये कि हाँ यहाँ 2 इस तरह के लोग ठहरे हुए थे और वो यहाँ से आज ही निकले हैं और ये हेमकुंड साहब के लिए गए हैं, सड़क के रास्ते गए हैं। और उनमें से एक ने बूट और ओवरकोट टाइप, चूँकि बारिश हो रही थी, वो पहना हुआ और चेहरा मास्क लगा रखा है। पुलिस को ये क्लू मिला, लेकिन अब हेमकुंड साहब में टीम तैनात, बट इतनी सारी भीड़ में, और अगर सब में चूँकि बारिश भी है, रेनकोट भी है, कैप भी है, मास्क भी है, तो या तो सबको पकड़ पकड़ के चेहरा देखा जाए, लेकिन वो ठीक नहीं है एक तीर्थ स्थान पे इस तरह की हरकत करना। तो क्या किया जाए? जो इंस्पेक्टर लुधियाना पुलिस से वहाँ पहुँचे, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि हेमकुंड साहब के गेट के पास आमतौर पे गुरुद्वारे के में लंगर बहुत लगते हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों के लिए फ्री फ्रूटी बांट रहे हैं, ताकि जो भी आ रहे हैं वो सब फ्रूटी पिएं, क्योंकि चढ़ाई है, पैदल आते हैं, सांस फूलता है, प्यास लगती है। अब पुलिस वालों ने लंगर के नाम पर फ्रूटी पिलाना शुरू कर दिया सारे श्रद्धालुओं को। अब फ्रूटी पिलाने का एक मकसद था, आप कोई प्रसाद दे हाथ में लेकर चला जाएगा, आप चेहरा नहीं देख पाओगे। जब आपको फ्रूटी दे रहे हैं तो फ्रूटी पीने के लिए अगर आपने मास्क भी लगाया तो हटाना पड़ेगा, नकाब है तो हटाना पड़ेगा। और उतनी देर में पुलिस उस चेहरे को पहचान लेगी, क्योंकि हर पुलिस के पास मोना और उसके पति की तस्वीर थी। अब फ्रूटी लेकर पुलिस की टीम लोकल लोगों की मदद से खड़ी हो गई। हर एक को ऐसे पॉइंट पे खड़ी हुई थी जहाँ से एक एक करके जो गुजर रहे हैं और उनको आप देख सकते हो। अब इंतज़ार होता रहा, लोग फ्रूटी पीते रहे। आखिरकार 2 लोग आए फ्रूटी पीने, मास्क हटा, एक मोना थी, दूसरा जसविंदर। अब ये दोनों अभी अंदर जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी इनको दर्शन करना है हेमकुंड साहब का, मत्था टेकना है। यहाँ पे इंसानियत दिखाई लुधियाना पुलिस ने। उसने कहा चलो अब पहचान तो लिया, टीम भी अच्छी खासी है, अब यहाँ कहाँ से जाएंगे, पीछे और कोई रास्ता नहीं है भागने का। उन्होंने कहा इनकी भी मनोकामना पूरी कर लेने दो, दोनों को दर्शन करने दो, वापसी में पकड़ेंगे। उसके बाद दोनों दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। पुलिस के कुछ लोग सादी वर्दी में उनके पीछे पीछे अंदर जाते हैं। वो सारी अपनी दर्शन करके वहाँ से बाहर जैसे ही आते हैं, पुलिस के कब्जे में। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, फिर अपने साथ लेकर आती है। रास्ते में दोनों बताते हैं कि हमें पता चल चुका था कि हमारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और हमने भी यहाँ आकर माफ़ी भी मांगी अपने इस कर्म के लिए, लेकिन हमारा प्लान यही था कि कुछ हम अभी पहले तीर्थ यात्रा पर रहेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे नेपाल, और नेपाल से फिर कहीं और विदेश चले जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। 100 घंटे के अंदर अंदर लुधियाना पुलिस ने शायद दर्शकों की ये सबसे बड़ी चोरी की पहली सुलझाई। हालांकि लुधियाना पुलिस और उनके कमिश्नर बड़े नाराज़ भी हुए सीएमएस से। उन्होंने कहा कि करीब 4 से 5 दिन तक पूरी लुधियाना पुलिस एक प्राइवेट कंपनी की सेवा में लगी रही, नाली में उतरती रही, सीवर में उतरती रही, और उनकी लापरवाही की वजह से उन्होंने अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम पुख्ता नहीं किया था। तो ये मतलब उनकी गलती थी, और इसीलिए 2 चीज़ें की लुधियाना पुलिस ने। एक, ये रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश की है कि सीएमएस के लाइसेंस को रद्द किया जाए, क्योंकि इस तरीके से इतने बड़े अमाउंट को इधर उधर पहुंचाने के लिए ये कंपनी को जो सिक्योरिटी के सारे मेजरमेंट लेने चाहिए थे वो नहीं ले पा रही, इसलिए इसके एक तो लाइसेंस कैंसिल करें। दूसरा, ये जो खर्च हुआ है इस रॉबरी को सुलझाने के लिए, टीम उत्तराखंड से लेकर पंजाब के अलग अलग इलाकों में, सीवर में, नाले में, कहाँ कहाँ भटक रही है, छान मार रही है, उस पर करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आया इस पूरी इन्वेस्टिगेशन और इस गैंग को पकड़ने में। तो 1 करोड़ रुपए भी इसी कंपनी से लिया जाए। उसमें पुलिस वालों की वेतन भी शामिल है, गाड़ी का पेट्रोल भी है, खाना भी है, डीए भी है, रहना ठहरना, ये सारी चीज़ें। तो लुधियाना पुलिस के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपए खर्च आ गए। फिर टेक्निकल ये सारी चीज़ें जो सर्विलांस, तो इसलिए 1 करोड़ रुपये उनसे लेने की सिफारिश की है। तीसरा, पंजाब के डीजीपी ने इस हाल के वक्त की सबसे बड़ी चोरी को 100 घंटे के अंदर अंदर सुलझा लेने के लिए इस टीम में शामिल जितने भी पुलिस वाले थे उन सबको 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। और ये जो मोना है, मनदीप कौर उर्फ मोना, ये फ़िलहाल पंजाब में डाकू हसीना के नाम से भी मशहूर है, और पुलिस के हिसाब से ये इसकी दूसरी शादी थी जसविंदर से, और जसविंदर से भी इसने यही कहकर शादी की थी कि वो एक वकील है। हालांकि उसका पति भी इस चोरी में क्यों शामिल हुआ मालूम नहीं, लालच शायद इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन उसने उससे भी यही कहा। तो कुल मिलाकर पति, पत्नी, भाई और वो जो मनी बैंक में मनी के नाम पे काम कर रहा था वो भी, और बाकी जितने लोग हैं लगभग सब अरेस्ट हो चुके हैं, 2 को छोड़कर। उनमें से एक की खबर है कि वो शायद दुबई भाग गया है,
और 8.49 करोड़ रुपीज़ में से अब तक करीब 6 करोड़ रुपए पंजाब पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। यानी कि अभी भी 1.5 करोड़ रुपए बरामद होना बाकी है, जो शायद 2 लोग भागे हुए हैं उनके पास से मिल जाए, क्योंकि इन्होंने ये 30 तय किया था कि जब ये रॉबरी कामयाब होगी तो पैसे का बंटवारा उसी वक्त होगा और सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, कोई एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेगा। और इसीलिए लोगों ने फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब रॉबरी हो गई, 3 दिन बीत गए, तो मोना को लगा कि चलो अब सब कूल, और उसने एक फ़ोन किया अपने घर और वही उसने गलती की और उससे उसका लोकेशन मिला और वो पकड़ी गई। तो हाल के वक्त में और कमाल की बात यह है कि इस पूरी चोरी में कोई भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का नहीं है। इन सभी का ये पहला क्राइम था और इस पहले क्राइम को इन्होंने अगर अरेस्ट छोड़ दें तो परफेक्टली उसको पूरा अंजाम दिया। तो अजीब अजीब तरह की कहानियाँ हैं और उनमें से एक ही है। लेकिन यहाँ पे तारीफ़ की हकदार लुधियाना पुलिस भी है, जिसने बेहद कम वक्त में इस केस को सुलझाया। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने के कार्य कर रहे हैं हम। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के पूरा क्रेडिट शाम ताहिर खान सर जी को जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, लोग कितने भी चालाकियाँ करें, कितने भी प्लानिंग बनाए, कितने भी महीने से प्लानिंग बनाए, आखिरकार वो पकड़े ही जाते हैं। जो गलत चीज़ें करते हैं, अपराध करते हैं, वो पकड़े ही जाते हैं। अपराधी कितने भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो ज़रूर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।